मैं अपनी महिला बॉस के साथ पूरे 9 साल तक रहा। हमारे रिश्ते के 9,999वें दिन, उस आखिरी बेकाबू रात के बाद, मैंने बिना एक पल सोचे अपना इस्तीफा दे दिया। हैरानी की बात यह थी कि उसने मुझे बड़ी आसानी से जाने दिया। उसकी एक दोस्त ने हैरानी से पूछा, इतना काबिल असिस्टेंट, सच में उसे जाने दे रही हो? वो तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए बोली, वो तो बस एक ऐसा लड़का है जो मेरे पीछे पागलों की तरह घूमता है। मैं चाहूं तो उसे कभी भी छोड़ सकती हूं। अगर मैं उसे नहीं चाहूंगी तो और कौन चाहेगा? मैं 18 साल की उम्र से ही शेन शियाओ के साथ था। हर कोई उसकी किस्मत से जलता था कि उसके पास इतना काबिल मेल असिस्टेंट है। मुझे भी लगता था कि मैं पूरी जिंदगी उसके साथ ही रहूंगा। लेकिन 3 दिन पहले मैंने शेन शियाओ को एक ऐसे आदमी के साथ देखा जिसकी शक्ल मुझसे हैरान कर देने वाली हद तक मिलती थी। वो आदमी कसम खाकर कह रहा था, इस जिंदगी में मैं सिर्फ तुमसे ही शादी करूंगा। प्रपोजल के सफल होने के बाद शेन शियाओ की सहेलियां उसे बधाई देते हुए मजाक में बोली, आखिरकार तुम्हारा सच्चा प्यार वापस आ ही गया। अब घर पर जो तुम्हारा हैंडसम स्टैंडर्ड रखा है उसे कब छोड़ने वाली हो? शेन शियाओ मुस्कुराते हुए पूरे भरोसे से बोली, वो लड़का मेरे प्यार में पूरी तरह पागल है। मेरे बिना वो जी ही नहीं सकता। उसकी बात बाद में देख लेंगे। मेरी आंखों में आ रहे आंसुओं को मैंने किसी तरह रोक लिया। फिर मैं चुपचाप वहां से मुड़ा और घर पर एक मैसेज भेज दिया, मां, मैं अरेंज मैरिज के लिए तैयार हूं। अजीब संयोग था। जिस दिन शेन शियाओ अपनी शादी करने वाली थी, उसी दिन मेरी शादी रजिस्टर कराने की तारीख भी तय हो गई। बाद में जब उसने मेरी शादी की घोषणा वाली तस्वीर देखी तो उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मां से बात खत्म करके और शादी की बात पक्की करने के बाद मैंने तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक कर ली। मैं खुद को बार बार रोक रहा था कि जो कुछ अभी देखा था उसके बारे में ना सोचूं। घर पहुंचते ही मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया। तभी लिविंग रूम से कुछ लेने गया ही था कि शेन शियाओ वापस आ गई। आते ही उसने मुझे गले लगा लिया। उसकी आंखों में ऐसी खुशी थी जैसी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आचेंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे ना? वो मुझे किस करने के लिए झुक गई। उसकी सांसों से शराब की तेज बदबू आ रही थी और उसके शरीर से आती कोलोन की खुशबू इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। पहले शेन शियाओ हमेशा मुझे वही क्लासिक कोलोन लाकर देती थी। उसे पता था कि मुझे देवदार की लकड़ी जैसी खुशबू पसंद है। फिर भी वो बार बार वही परफ्यूम खरीदती रहती थी। कई बार जब मैं उसे लगाना भूल जाता था तो वो मुझ पर गुस्सा तक हो जाती थी। लेकिन आज जाकर मुझे समझ आया, असल में उस खुशबू को पसंद करने वाला कोई और था। और शेन शियाओ जिस इंसान से सच में प्यार करती थी वो भी कोई और था। शुरुआत से ही मैं सिर्फ उसकी बनाई हुई एक जगह भरने वाला इंसान, एक स्टैंड इन था। अचानक मुझे जोर की उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैंने तुरंत खुद को उससे अलग कर लिया, लेकिन उसकी आंखों की चाहत अब भी कम नहीं हुई थी। अचानक उसने मुझे दरवाजे से सटा दिया। शेन शियाओ, मुझे छोड़ दो। वो एक पल के लिए चौंक गई। मैंने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। वो कुछ पूछती उससे पहले ही डोरबेल बज गई। दरवाजा खुलते ही एक आदमी तेजी से अंदर आया और सीधे शेन शियाओ को गले लगा लिया। फिर उसने उसके गाल पर एक किस किया। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराया, तो आप ही हैं जो पिछले 8 साल से शियाओ के मेल सेक्रेटरी हैं, मिस्टर झांगशेंग, है ना? नमस्ते, मेरा नाम शियाओ यीचिन है। मैं शियाओ का मंगेतर हूं। इतने सालों तक उसका ख्याल रखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जैसे ही वो मेरे पास आया, उसके शरीर से वही कोलोन की खुशबू आई। बिल्कुल वही खुशबू जो कुछ देर पहले शेन शियाओ के शरीर से आ रही थी। मैं चुपचाप सिर्फ शेन शियाओ को देखता रहा। कुछ सेकंड बाद उसने मेरी नजरों से नजरें चुरा ली। फिर बोली, हां, यही वो छोटा सेक्रेटरी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसकी सैलरी ज्यादा नहीं है, इसलिए मैंने इसे गेस्ट रूम में रहने दिया है। ऐसे मेरे छोटे मोटे काम करने में भी आसानी रहती है। शियाओ यीचिन हंसते हुए बोला, अरे, ये सब मुझे दोबारा समझाने की क्या जरूरत है? मैं कोई छोटी सोच वाला आदमी नहीं हूं। मुझे काम और निजी जिंदगी का फर्क अच्छे से पता है। वैसे भी मिस्टर झांग और मेरी शक्ल काफी मिलती है। ऐसे में तुम्हारा इनके साथ सहज महसूस करना तो बिल्कुल स्वाभाविक है। सोचूं तो मुझे तो मिस्टर झांग का शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। ओह हाँ, चूंकि आपको इस घर का हर कोना पता है, क्या आप मेरा सारा सामान शियाओं के कमरे में रख देंगे? वैसे भी हम दोनों की शादी होने वाली है। अब वक्त आ गया है कि हम एक ही कमरे में साथ रहें।
वो बड़े उत्साह से बोल रहा था, लेकिन शेन शियाओ ने एक शब्द भी विरोध नहीं किया। मुझे वो सारे पल याद आ गए जब मैंने उससे कहा था कि मैं उसके कमरे में शिफ्ट होना चाहता हूं। हर बार उसने साफ मना कर दिया था। उसका कहना था, रिश्ते में रहने वाले लोगों को भी अपनी अपनी पर्सनल स्पेस चाहिए होती है। सिर्फ कभी कभी अगर गलती से मेरा कोई सामान उसके कमरे में रह जाता तो वो मुझे एक रात रुकने देती और अगली सुबह तुरंत भौहें चढ़ाकर कहती, अपनी सीमाएं समझो। मुझे हमेशा लगा था कि यही उसका स्वभाव है। वो खुद पर बहुत कंट्रोल रखने वाली लड़की थी, लेकिन आखिरकार मुझे समझ आ गया, उसके दिल में घर के असली मालिक की जगह कभी मेरी थी ही नहीं। उसी वक्त शेन शियाओ ने अपने फोन की तरफ इशारा किया। मैंने नीचे देखा। उसका मैसेज था, बेबी, मेरे और शियाओ यीचिन की शादी सिर्फ दिखावे की है। ये सिर्फ कंपनी के बिजनेस के लिए है, गलत मत समझना। ये पढ़कर मेरे होठों पर हल्की सी हंसी आ गई। शेन शियाओ अब भी मुझे 3 साल के बच्चे की तरह समझ रही थी। ठीक है, अगर वो कहती है कि उसकी शादी नकली है तो मान लिया। बस फर्क इतना था, मेरी शादी बिल्कुल असली होने वाली थी। मैं अपना बाकी सामान पैक करने के लिए गेस्ट रूम की तरफ जाने ही वाला था कि मुझसे पहले शियाओ यीचिन वहां पहुंच गया। वो मुस्कुराते हुए बोला, मिस्टर झांगशेंग, शियाओ मुझसे बहुत जुड़ी हुई है। अब आपका यहां रहना ठीक नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप जल्दी से अपना सामान समेटकर रहने के लिए कोई दूसरी जगह ढूंढ ले। फिर उसकी नजर मेरे पैक किए हुए सामान पर गई। अरे, आपने तो आधा सामान पहले ही पैक कर लिया है और आपकी ड्रेसिंग स्टाइल भी बिल्कुल मेरी जैसी है। लगता है सच में हमारी किस्मत में मिलना लिखा था। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में ठंड सी उतर गई। शेन शियाओ को हमेशा मेरे लिए कपड़े और घड़ियां खरीदना बहुत पसंद था। पहले मुझे लगता था कि ये सब उसके प्यार की निशानी है, लेकिन अब इस कमरे में रखी हर वो चीज जो मेरी पसंद और मेरे अंदाज से मेल खाती थी, उसे देखकर मैं अब कुछ भी पूछना नहीं चाहता था। तभी शेन शियाओ ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। बिना वजह अपना सामान क्यों पैक कर रहे हो? मैंने मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। मेरा उससे बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसी वक्त मैंने देखा कि शियाओ यीचिन मेरे म्यूजिक बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ा रहा है। उसे मत छुओ। लेकिन मेरी आवाज निकलते निकलते देर हो चुकी थी। धड़ाम, म्यूजिक बॉक्स जोर से जमीन पर गिरा। उसका ढक्कन, गियर और ऊपर लगे राजकुमार राजकुमारी के छोटे पुतले अलग अलग बिखर गए। पूरा फर्श टूटे हुए टुकड़ों से भर गया। शियाओ यीचिन घबराया हुआ बोला, सॉरी मिस्टर झांग, मेरा ऐसा करने का इरादा नहीं था। अचानक उसने अपना हाथ पकड़ लिया। शियाओ, मेरे हाथ में चोट लग गई। उसकी हथेली पर बस एक हल्की सी खरोंच थी, लेकिन शेन शियाओ तुरंत उसके पास दौड़ गई और उसकी चोट देखने लगी। अगले ही पल उसने गुस्से से म्यूजिक बॉक्स के टूटे हुए टुकड़ों पर पैर रख दिया। फिर मेरी तरफ घूरते हुए बोली, सिर्फ एक बेकार सा म्यूजिक बॉक्स ही तो था। झांगशेंग, क्या उसे इतना डराना जरूरी था? उसने ठंडे स्वर में कहा, यह सारा कबाड़ फेंक दो। मैं दोबारा इस घर में इसे नहीं देखना चाहती। इतना कहकर उसने जानबूझकर अपने पैरों से म्यूजिक बॉक्स के बचे हुए हिस्सों को और कुचल दिया। फिर बिना एक बार भी पीछे देखे वो शियाओ यीचिन का सहारा लेकर वहां से चली गई। मैं धीरे से जमीन पर बैठ गया, टूटे हुए म्यूजिक बॉक्स को चुपचाप देखता रहा। उसके नुकीले टुकड़ों ने मेरी उंगलियां काट दी। खून भी निकल आया, लेकिन मुझे बिल्कुल दर्द महसूस नहीं हुआ। जब मैं 16 साल का था, मेरे माता पिता का तलाक हो रहा था। मैं पूरी तरह टूट चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं अपने दोस्त शेन हाओशुआन के घर भाग कर गया। वो घर पर नहीं था, लेकिन वहां मेरी मुलाकात उसकी बड़ी बहन शेन शियाओ से हुई, जो अभी अभी अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करके लौटी थी। उसने मुझे रोते हुए देखा और मुस्कुराकर पूछा, अरे, तुम हाओशुआन के दोस्त हो ना? इतना क्यों रो रहे हो? आओ, अपनी बड़ी दीदी को बताओ। उसकी सहेलियां उसे गेम खेलने चलने के लिए बुला रही थी, लेकिन उसने सबको मना कर दिया। फिर उसने मुझे वहीं बैठने को कहा और खुद बारिश में भागकर शहर की सबसे अच्छी मिठाइयां खरीदने चली गई। वापस आकर उसने मेरे सामने केक की ढेर सारी प्लेटें रख दी। मेरे बाल सहलाते हुए बोली, खा लो। फिर उसने मुस्कुराकर अपनी पीठ के पीछे से एक छोटा सा म्यूजिक बॉक्स निकाला। जैसे ही उसने उसे घुमाया, उसमें ऊपर लगे राजकुमार और राजकुमारी धीरे धीरे घूमने लगे। हल्की सी मीठी धुन बजने लगी। वो मुस्कुराई और बोली, डरना मत छोटे, आज से मैं तुम्हारी अपनी बड़ी बहन हूं। मैं जिंदगी भर तुम्हारी रक्षा करूंगी। ये म्यूजिक बॉक्स उसी वादे की निशानी रहेगा।
लोगों को दिलासा देने का उसका तरीका बहुत सीधा और मासूम था। लेकिन उसी दिन, बेबस और टूटे हुए, मुझे उससे प्यार हो गया। उस दिन से लेकर आज तक, पूरे 10 साल तक मैं सिर्फ शेन शियाओ से प्यार करता रहा। आज भी मुझे उसका किया हुआ वो वादा याद है। लेकिन जिसने वो वादा किया था, वो उसे कब का भूल चुकी थी। मैंने टूटे हुए म्यूजिक बॉक्स को आखिरी बार देखा और फिर उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। अगर ऐसा ही है, तो फिर ना मुझे वो वादा चाहिए और ना ही शेन शियाओ। अब कभी नहीं। अगली सुबह भी शेन शियाओ घर वापस नहीं आई। मैंने अपना सारा सामान घर भिजवा दिया। फिर कंपनी पहुंचकर अपना इस्तीफा प्रिंट किया। इरादा था कि उसे शेन शियाओ की टेबल पर रखकर हमेशा के लिए चला जाऊं। रास्ते में उसका मैसेज आया, बेबी, कल मैं तुम पर थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गई थी। रात को ऑफिस वापस आकर काम किया और यही सो गई। अभी अभी उठी हूं, जल्दी घर आ रही हूं। मैंने सामने ऑफिस की तरफ देखा। पूरा ऑफिस बिल्कुल खाली पड़ा था। मैं चुपचाप गया और अपना इस्तीफा उसकी टेबल पर रख दिया। मैंने उसके मैसेज का कोई जवाब नहीं दिया, बस चैट बंद की और उसे अपनी पिन की हुई चैट से भी हटा दिया। उसी वक्त एक नया नोटिफिकेशन आया। शियाओ यीचिन ने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। जैसे ही मैंने उसे स्वीकार किया, उसका मैसेज तुरंत आ गया, शियाओ, जब तुम कन्वीनियंस स्टोर से लौटो तो कुछ डिब्बे और लेते आना। उसके बाद कई शरारती और इशारों वाले इमोजी भेजे गए थे। ठीक 10 मिनट बाद उसने वो मैसेज वापस डिलीट कर दिया। फिर लिखा, सॉरी मिस्टर झांग, गलती से वो मैसेज आपको भेज दिया। आपने कुछ देखा तो नहीं? पहली बार मेरा उसके साथ कोई नाटक करने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने फिर भी उसकी मोमेंट्स, पोस्ट्स खोली। एक एक तस्वीर, एक एक पोस्ट मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह गुजरने लगी। तब मुझे पता चला, शियाओ यीचिन 1 महीने पहले ही वापस आ चुका था। मैंने तारीखें देखी और समझ गया कि जिन जिन बिजनेस ट्रिप्स पर शेन शियाओ ने कहा था कि वो मुझे ज्यादा काम का बोझ नहीं देना चाहती, असल में उन्हीं सभी ट्रिप्स पर वो शियाओ यीचिन के साथ गई थी और मुझे सिर्फ बहाना बनाकर बाकी कर्मचारियों के नाम पर टाल दिया गया था। पेरिस का एफिल टावर, जापान का माउंट फूजी और यून्नान का शांग्रीला, ये वो सारी जगह थी जहां जाने की जिद मैं कभी शेन शियाओ से किया करता था। हर बार वो मुझे अपने पास खींचकर प्यार से कहती, जब काम थोड़ा कम हो जाएगा तब मैं तुम्हें इन सब जगहों पर खुद लेकर जाऊंगी। मैंने उस दिन का पूरे 8 साल इंतजार किया, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। और दूसरी तरफ शियाओ यीचिन के वापस आए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ था। अचानक शेन शियाओ के पास समय भी आ गया। वे दोनों एक एक करके उन सभी जगहों पर घूमने गए और हर जगह शेन शियाओ ने खुशी खुशी उसके साथ ढेर सारी तस्वीरें भी खिंचवाई। लेकिन इतने सालों तक मेरे साथ रहने के बावजूद उसने मुझे कभी अपनी तस्वीर तक लेने नहीं दी। वो हमेशा कहती थी, अगर मेरे भाई को पता चल गया कि मैंने उसके सबसे अच्छे दोस्त को ही अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है तो वो मुझे जीने नहीं देगा। फिर मुस्कुराकर मुझे मनाती, और वैसे भी तुम मेरे सेक्रेटरी हो। ऑफिस वाला रिश्ता अगर बाहर आ गया तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ हो। लेकिन अगर कोई इंसान सच में किसी से प्यार करता हो तो क्या उसका प्यार हमेशा दुनिया से छिपा रह सकता है? मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। पूरे 8 साल तक शेन शियाओ ने हमारे रिश्ते को हमेशा अंधेरे में छिपा कर रखा। मुझे तभी समझ लेना चाहिए था कि उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं उसकी प्रोफाइल बंद करने ही वाला था कि तभी एक नई तस्वीर सामने आ गई। शियाओ यीचिन की प्रोफाइल फोटो में पीछे एक बड़ा सा बिस्तर दिखाई दे रहा था। वो बिना शर्ट के था। उसकी उंगलियां किसी औरत की उंगलियों में फंसी हुई थी। वो एक लाइव फोटो थी। जैसे ही मैंने उसे खोला, मेरे कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जिसे मैं सबसे अच्छी तरह पहचानता था। उस आवाज में प्यार भी था और चाहत भी। आचेंग, ये शेन शियाओ की आवाज थी। यही नाम वो न जाने कितनी बार मेरे कानों में प्यार से फुसफुसाया करती थी, आचेंग, आचेंग। लेकिन आखिर में मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लेता, मैं उसके असली प्यार की जगह कभी नहीं ले सकता था। मैं तो बस उसकी नकल था। मैंने चुपचाप अपने आंसू पोंछे और उस पोस्ट पर एक लाइक कर दिया। कंपनी से बाहर निकलते ही मेरी मुलाकात मेरे सबसे अच्छे दोस्त शेन हाओशुआन से हो गई। मैंने बिना कुछ छिपाए उससे कह दिया, मैं घर वापस जा रहा हूं, मेरी शादी होने वाली है। यह सुनकर वो बुरी तरह चौंक गया। इतने सालों से, क्योंकि शेन शियाओ चाहती थी कि हमारा रिश्ता किसी को पता न चले,
इसलिए जब भी शेन हाओशुआन मुझसे प्यार या शादी की बात करता, मैं हमेशा बात बदल देता था। वो हैरानी से बोला, इतनी अचानक? फिर तो आगे शायद हमारी मुलाकात भी मुश्किल हो जाएगी। मैंने बेबसी से सिर हिला दिया। अगले ही पल उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। आचेंग, तुम हमेशा यही कहते रहे कि काम में बहुत बिजी हो। इस वजह से मैं कभी तुम्हें अपनी मां से ठीक से मिलवा ही नहीं पाया। अब जब तुम जा ही रहे हो, तो आज मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगा। इतना कहकर वो मुझे उसी शाम अपने घर होने वाली फैमिली पार्टी में खींच कर ले गया। मैं हमेशा उसके घर जाने से बचता था, क्योंकि शेन शियाओ ने मुझसे कहा था, जिस दिन मैं हमारे रिश्ते को सबके सामने स्वीकार करूंगी, उसी दिन मैं तुम्हें अपने होने वाले पति के रूप में खुद अपने माता पिता से मिलवाऊंगी। हम इतने साल साथ रहे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। और अब जब मैं उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा था, तब जाकर किस्मत ने मुझे उसके घर पहुंचा दिया। जब मैं और शेन हाओशुआन शेन परिवार के घर पहुंचे, तब तक पार्टी आधी खत्म हो चुकी थी। हॉल के बीचों बीच शेन शियाओ अपने माता पिता के पास खड़ी थी, और उसके बिल्कुल साथ शियाओ यीचिन भी मुस्कुराता हुआ खड़ा था। हॉल में मौजूद हर बड़े और नामी मेहमान एक एक करके आगे आ रहे थे, और शेन शियाओ व शियाओ यीचिन को उनकी सगाई की बधाई दे रहे थे। तभी मुझे समझ आया, आज की ये फैमिली पार्टी असल में उनकी सगाई की दावत थी। जैसे ही शेन शियाओ की नजर मुझ पर पड़ी, वो एक पल के लिए ठिठक गई। अनजाने में उसने शियाओ यीचिन का हाथ भी थोड़ा ढीला छोड़ दिया। उसी समय मिसेस शेन ने मुझे देखा। उनके चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। वो प्यार से बोली, मैंने हमेशा अपने बेटे से उसके सबसे अच्छे दोस्त के बारे में सुना है। वो कहता था कि तुम बहुत मेहनती, ईमानदार और भरोसेमंद इंसान हो। आज पहली बार तुमसे मिल रही हूं। सच कहूं तो तुम जितने अच्छे उसने बताए थे, उससे भी ज्यादा अच्छे और संस्कारी लग रहे हो। मैंने झिझकते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मिसेस शेन का मेरे लिए अपनापन देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी कसक उठी। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, झांग शेंग, हाओशुआन बता रहा था कि तुम इतने सालों से सिर्फ काम में लगे रहे, गर्लफ्रेंड बनाने का भी समय नहीं मिला। आज यहां बहुत सारी अच्छी लड़कियां आई हुई हैं। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी किसी से मुलाकात करवा दूं। मैं विनम्रता से मना करने ही वाला था कि उससे पहले ही शेन शियाओ ठंडी हंसी हंस पड़ी। उसे इसकी जरूरत नहीं है। वो सही कह रही थी। मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं तो पहले ही घर जाकर अरेंज मैरिज करने का फैसला कर चुका था। तभी मेरे पास खड़े शेन हाओशुआन ने भी हंसते हुए कहा, मां, आचेंग को सच में किसी लड़की से मिलवाने की जरूरत नहीं है। मेरा सबसे अच्छा भाई तो जल्द ही जिन परिवार का दामाद बनने वाला है, उसके बाद तो पता नहीं साल में कितनी बार उससे मिल भी पाऊंगा या नहीं। ये सुनते ही शेन शियाओ के चेहरे पर मौजूद आत्मविश्वास भरी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसकी नजरें सीधे मुझ पर टिक गई। उसकी आंखें गहरी और समझ से परे हो गई थी। दावत आधी खत्म होने के बाद मैं वॉशरूम चला गया। जब वापस हॉल की तरफ लौट रहा था, तभी रास्ते के एक सुनसान कोने में शेन शियाओ ने मुझे रोक लिया। अगले ही पल वो खुद आगे बढ़कर मेरी बाहों में आ गई। उसने आलस भरी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और छेड़ते हुए बोली, बेबी, दोबारा ये मत कहना कि तुम किसी और से शादी करने वाले हो। मुझे भी जलन होती है। मैं उसकी तरफ देखता रहा। अचानक उसकी हर बात मुझे बेहद हास्यास्पद लगने लगी। मैंने शांत स्वर में पूछा, लेकिन शादी तो तुम भी किसी और से करने जा रही हो, है ना? वो हल्का सा भौहें सिकोड़ते हुए बोली, बच्चों जैसी बातें मत करो। तुम जानते हो कि ये सब मैं सिर्फ कंपनी के लिए कर रही हूं। कुछ पल बाद उसकी आवाज फिर नरम हो गई। वो मुझे मनाते हुए बोली, अच्छा बाबा, तुम तो हमेशा समझदार रहे हो ना? मैं मन ही मन हंस पड़ा। पूरे 8 साल हमारा रिश्ता दुनिया से छिपाकर रखा गया, और अब वो चाहती थी कि मैं जिंदगी भर उसी तरह अंधेरे में छिपा हुआ उसका गुप्त प्रेमी बना रहूं। मैं उसे साफ मना करने ही वाला था कि तभी हॉल के अंदर से शियाओ यीचिन की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। शियाओ! शेन शियाओ ने तुरंत मुझे छोड़ दिया और भागकर उसकी तरफ चली गई। क्या हुआ, आईचिन? शियाओ यीचिन ने अपना बायां हाथ उठाया। उसकी अनामिका पूरी तरह खाली थी। वो उदास चेहरा बनाकर बोला, शियाओ, तुमने जो सगाई की अंगूठी मुझे दी थी, वो गायब हो गई। वो अंगूठी खास तौर पर बनवाई गई थी। दुनिया में उसकी सिर्फ एक ही कॉपी थी। वो आगे बोला, वॉशरूम जाने से पहले तक वो मेरे हाथ में थी। इतना कहकर उसकी नजर मुझ पर पड़ी। वो तुरंत मेरे पास आया और मेरा हाथ पकड़कर बोला, मिस्टर झांग,
अभी कुछ देर पहले वॉशरूम में सिर्फ आप और मैं ही थे। मुझे पता है, आप इतने सालों से शियाओं के साथ उसके सेक्रेटरी बनकर रहे हैं। ऐसे में अपने बॉस के लिए आपके मन में अलग भावनाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन वो अंगूठी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपने गुस्से में उसे ले लिया है तो प्लीज मुझे वापस दे दीजिए। उसका ये मासूम बनने वाला नाटक इतना असली लग रहा था कि वहां मौजूद हर इंसान ने मुझे ही चोर मान लिया। भीड़ में से कोई ताने मारते हुए बोला, मैं पहले से जानता था, ये मेल सेक्रेटरी अच्छे नहीं होते। दूसरा बोला, देखो तो सही, जानबूझकर खुद को मिस्टर शियाओ जैसा बना रखा है। कीचड़ में रहने वाली मछली चाहे जितनी कोशिश कर ले, ड्रैगन कभी नहीं बन सकती। एक और आवाज आई, बिल्कुल, ऊपर से सगाई की अंगूठी तक चुरा ली। ऐसे घटिया आदमी को तो हमेशा के लिए हमारे समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। चारों तरफ से ताने, इल्जाम और अपमान की आवाजें आने लगी। मैंने अनायास ही शेन शियाओं की तरफ देखा, लेकिन वो भी मुझे गुस्से से घूर रही थी। उसने ठंडे स्वर में सिर्फ 2 शब्द कहे, अंगूठी वापस करो। मैं पहले ही जान चुका था कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, लेकिन फिर भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नजरों में मैं इतना गिर चुका हूं कि वो सचमुच मुझे चोर समझ रही है। मैंने शांत आवाज में कहा, मैंने उस अंगूठी को देखा तक नहीं, फिर मैं उसे चुरा कैसे सकता हूं? उसकी आंखों में सिर्फ निराशा थी। वो बोली, अभी बहाने बना रहे हो? अगर तुम खुद अंगूठी वापस नहीं करोगे तो मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी पड़ेगी। इतना कहकर शेन शियाओ ने घर के कई नौकरों को इशारा किया। वे सभी वहीं सबके सामने मेरी तलाशी लेने के लिए मेरी तरफ बढ़ने लगे। इतने में शेन हाओशुआन जल्दी से आगे आया और मेरे सामने खड़ा हो गया। प्लीज, आचेंग के साथ ऐसा मत कीजिए, मैं उसे इतने सालों से जानता हूं, वो कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता। उसी समय मिसेज शेन भी घबराकर आगे बढ़ी। बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे भी नहीं लगता कि मिस्टर झांग ऐसा कुछ कर सकते हैं। कहीं कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? लेकिन शेन शियाओ ने ठंडी हंसी हंस दी। कोई गलतफहमी नहीं हो सकती। यीचिन हमेशा से बहुत सीधा और नेक दिल रहा है। वो किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा। अगर झांग शेंग ने कुछ नहीं किया होता तो यीचिन उस पर बिना वजह शक क्यों करता? उसकी बातें सुनकर मेरा दिल पूरी तरह टूट गया। मिसेस शेन, जिन्होंने मुझे आज पहली बार देखा था, वो भी मेरे चरित्र पर भरोसा करके मेरे पक्ष में खड़ी थी। लेकिन शेन शियाओ मुझे पूरे 10 साल से जानती थी और 8 साल तक मेरे साथ रिश्ते में भी रही। फिर भी शियाओ यीचिन का सिर्फ एक इल्जाम उसके लिए मेरे 10 साल के विश्वास से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने बिना एक पल सोचे मुझे सबके सामने एक घटिया इंसान साबित कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ, इस दुनिया में सबसे बेरहम चीज यही है कि जिससे प्यार मिलता है और जिससे नहीं मिलता, दोनों के साथ व्यवहार जमीन आसमान का फर्क होता है। कुछ नौकरों ने मुझे पकड़ लिया। मैंने निराश होकर अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें चुपचाप मेरी तलाशी लेने दी। उन्होंने मेरी जेबें, कपड़े, सब कुछ टटोल डाला, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। उसी वक्त अचानक शियाओ यीचिन जोर से चिल्लाया, अरे! उसने अपने सूट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला और सगाई की वही अंगूठी निकाल ली। उसने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, ओह, मैं कितना लापरवाह हूं। हाथ धोने से पहले मैंने खुद ही अंगूठी जेब में रख ली थी और भूल गया। फिर उसने मेरी तरफ देखा, मिस्टर झांग, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको गलत समझ लिया। मैं आपसे माफी मांगता हूं। लेकिन माफी मांगने के अगले ही पल वो दुखी चेहरा बनाकर वहां से भाग गया, जैसे असली पीड़ित वही हो। मैंने मिस्टर और मिसेज शेन का रुकने का आग्रह विनम्रता से ठुकरा दिया और बिना शेन शियाओ से एक शब्द बोले शेन परिवार का घर छोड़ दिया। मैं सीधे टैक्सी में बैठा और एयरपोर्ट के लिए निकल गया, रीशेड्यूल की गई फ्लाइट का इंतजार करते हुए। मेरे फोन पर शेन शियाओ का मैसेज आया, तुम्हें आज सबके सामने यीचिन को शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था। अब एक तरह से वो तुम्हारा सीनियर होगा। बाद में उससे जाकर ठीक से माफी मांग लेना। उसी समय एयरपोर्ट पर बोर्डिंग की घोषणा होने लगी। जिस रिश्ते के बारे में कभी किसी को पता ही नहीं था, उसे खत्म करने के लिए अलग से ब्रेकअप की भी जरूरत नहीं थी। मैंने उसे सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। यही मेरा आखिरी जवाब था, यही मेरी आखिरी विदाई भी। उसके बाद मैंने उसकी चैट बंद की और बिना पीछे देखे उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। फिर मैं राजधानी जाने वाली फ्लाइट में सवार हो गया। कुछ दिनों बाद आखिरकार शेन शियाओ और शियाओ यीचिन की शादी का दिन आ गया। लेकिन शादी शुरू होने के बाद भी
शेन शियाओ बार बार बेचैनी से पूरे हॉल में इधर उधर नजरें दौड़ा रही थी। उसकी एक दोस्त ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो भौहें सिकोड़ते हुए बोली, मेरा छोटा पागल कई दिनों से एक भी मैसेज नहीं किया। आज मेरी शादी है, पता नहीं वो अभी कहां छिपकर रो रहा होगा। तभी उसकी एक दोस्त कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला? आज सुबह जिन सिटी के सबसे अमीर सुपरिवार ने शादी की आधिकारिक घोषणा की है, और सु वानशिंग जिससे शादी कर रही है, वो तुम्हारा वही छोटा सेक्रेटरी झांग शेंग है। जिन परिवार वापस आने के बाद मेरी मां हर दिन मुझे खुश रखने के नए नए तरीके ढूंढती रहती थी। कभी मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनवाती, तो कभी मुझे घूमने ले जाती। जब भी उन्हें कोई कपड़ा या घड़ी मेरे ऊपर अच्छी लगने वाली दिखती, वो बिना सोचे तुरंत खरीद लेती और घर भिजवा देती। 10 साल पहले मेरे पिता से तलाक लेने के बाद मां अकेले जिन सिटी आ गई थी और यहां अपना बिजनेस खड़ा किया, लेकिन मुझे अपने साथ न रख पाने का अफसोस उन्होंने कभी दिल से नहीं निकाला। उन्होंने मेरी तरफ दर्द भरी नजरों से देखा। बेटा, शुरू में मुझे लगा था कि शेन परिवार की वो लड़की पहले की तरह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसका असली चेहरा इतना गिरा हुआ होगा। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही वापस बुला लेती। फिर उन्होंने प्यार से मेरा हाथ थाम लिया। लेकिन अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। सु परिवार की बड़ी बेटी सु वानशिंग पूरे जिन सिटी में अपने अच्छे स्वभाव और बेहतरीन संस्कारों के लिए जानी जाती है। उनका परिवार भी बहुत सम्मानित और ईमानदार है। अब मेरा आचेंग सिर्फ प्यार और इज्जत से भरी जिंदगी जिएगा। मैंने हल्के से सिर हिला दिया। मेरी नजर फोन की स्क्रीन पर चली गई। उसमें आज सुबह सु ग्रुप की आधिकारिक शादी की घोषणा वाली तस्वीर खुली हुई थी। मैं अभी तक सु वानशिंग से कभी मिला नहीं था। फिलहाल मैं सिर्फ तस्वीर में ही उन्हें देख सकता था। उनके नैनक्श बेहद खूबसूरत थे। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और गरिमा साफ झलक रही थी। वो सचमुच एक समझदार, शालीन और सम्मानित महिला लग रही थी। और इतने साल बिजनेस की दुनिया में रहने के बाद मुझे अपनी मां की पसंद और उनके फैसले पर पूरा भरोसा था। दोपहर के खाने के समय मेरी पहली बार सु वानशिंग से आमने सामने मुलाकात हुई। जैसे ही वो अंदर आई, उन्होंने सबसे पहले मुझे देवदार की पत्तियों से बना एक छोटा सा खुशबूदार सैशे सुगंध की थैली दिया। मैं हैरानी से पूछ बैठा, आपको कैसे पता कि मुझे देवदार की खुशबू पसंद है? सु वानशिंग हल्का सा मुस्कुराई। उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय शांति से कहा, अपने होने वाले पति की पसंद नापसंद जानना ये तो मेरी जिम्मेदारी है। उनकी आवाज में न कोई दिखावा था, न ही खुद की तारीफ करने की कोशिश, जैसे ये सब उनके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। उसी पल मुझे समझ आया, जो इंसान सच में आपकी इज्जत करता है और आपकी परवाह करता है, वो बिना कहे ही सबसे पहले आपकी जरूरतों के बारे में सोचता है। इतनी सी बात समझने में मुझे पूरे 8 साल लग गए। पूरे खाने के दौरान सु वानशिंग हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रख रही थी। जैसे ही उन्हें लगा कि मुझे हल्की सी प्यास लगी है, उन्होंने बिना कुछ पूछे मेरे लिए साफ सूप का एक कटोरा भर दिया। जब भी मेरी नजर किसी डिश पर कुछ सेकंड ज्यादा रुकती, वो सर्विंग चॉपस्टिक से उसी डिश को मेरी प्लेट में परोस देती। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि देश के सबसे अमीर परिवार की बेटी इतनी विनम्र और इतनी ख्याल रखने वाली भी हो सकती है। मेरे चेहरे की हैरानी देखकर वो बस मुस्कुरा दी। जो इंसान इस लायक हो, उसके लिए मैंने अभी बहुत कम किया है। एक अजनबी से शादी करने को लेकर जो डर मेरे मन में था, वो धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो गया। मां सच कह रही थी। सु वानशिंग सचमुच बहुत अच्छी इंसान थी। और अगले दिन होने वाली हमारी मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर अब मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हो रही थी, बल्कि मैं अपनी नई जिंदगी का चुपचाप इंतजार करने लगा था। उधर जब शेन शियाओ ने अपनी दोस्त के फोन में मेरी शादी की तस्वीर देखी, तो उसके चेहरे पर यकीन न कर पाने वाला भाव छा गया। वो बड़बड़ाई, ये कैसे हो सकता है? झांग शेंग किसी और से शादी कैसे कर सकता है? वो पूरी तरह घबरा गई। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और मुझे कॉल करके जवाब मांगना चाहा, लेकिन तभी उसे पता चला कि मैंने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। वो पागलों की तरह भागती हुई शेन हाओशुआन के पास पहुंची। झांग शेंग कहाँ है? वो अभी कहाँ है? शेन हाओशुआन उलझन में उसे देखने लगा। मैंने तो फैमिली पार्टी वाले दिन ही बता दिया था। आचेंग की मां ने उसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता तय किया है। वो तो पहले ही राजधानी चला गया है। कल उसकी शादी रजिस्टर होने वाली है।
उसी पल शेन शियाओ को आखिरकार यकीन हो गया। मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मैं सचमुच किसी और से शादी करने जा रहा था। गुस्से और घबराहट में उसने अपना फोन जोर से जमीन पर पटक दिया। फोन वही टूटकर बिखर गया। वो पागलों की तरह चिल्लाई। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? वो किसी दूसरी औरत से शादी कैसे कर सकता है? शेन हाओशुआन ने हैरानी से पूछा। दीदी, आप ये सब क्या कह रही है? आचेंग तो सिर्फ आपका सेक्रेटरी है। अगर वो शादी कर रहा है तो उसमें परेशानी क्या है? पहली बार हमेशा शांत और समझदार रहने वाली सीईओ शेन शियाओ पूरी तरह अपना आपा खो बैठी। उसने बिना सोचे कहा, मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। उसकी ये बात सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध रह गया, चाहे शेन हाओशुआन हो या पूरा शेन परिवार। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शेन शियाओ और झांग शेंग पिछले 8 सालों से रिश्ते में थे, और इस बात का किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था। शेन शियाओ मुड़कर वहां से जाने ही वाली थी कि तभी पहली बार मिसेस शेन ने अपनी बेटी को सख्त आवाज में डांट दिया। शियाओ, तुम उस लड़के की जिंदगी के इतने साल पहले ही बर्बाद कर चुकी हो। जो होना था वो हो चुका। अब उसके बारे में कुछ बदल नहीं सकता। मिस्टर झांग की शादी होने वाली है और यहां तुम्हारी अपनी शादी शुरू होने वाली है। क्या सच में तुम ऐसे वक्त पर अपना होश खो दोगी? शेन शियाओ ने दोनों हाथों से अपने बाल पकड़ लिए। उसका चेहरा दर्द और बेचैनी से भरा हुआ था। उसी समय शोर सुनकर शियाओ यीचिन भी बाहर भागता हुआ आया। उसे अभी तक समझ नहीं आया था कि आखिर हुआ क्या है। वो उम्मीद भरी नजरों से शेन शियाओ को देखकर मुस्कुराया। शियाओ, ये शादी वाला सूट जो तुमने खुद मेरे लिए चुना है, क्या मैं इसमें अच्छा लग रहा हूं? क्या मैं बिल्कुल वैसा ही हूं जैसा तुम चाहती थी? लेकिन उसके सामने खड़े उस आदमी को देखकर शेन शियाओ को सिर्फ मेरी याद आ रही थी। मेरा उदास चेहरा, मेरी गंभीर निगाहें, मेरा वो ध्यान से उसकी तरफ देखना, वो हर एक भाव जिसने कभी उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। फिर उसे हमारी आखिरी चैट याद आई। उसमें मेरा सिर्फ एक जवाब था, ठीक है, बस एक शब्द। और उसी पल उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा पूरी तरह फट पड़ा। वो अचानक शियाओ यीचिन की बाह पकड़कर जोर से झकझोरने लगी। क्या तुमने कुछ किया था? बोलो, तुमने मेरे आचेंग से बाद में क्या कहा था? वरना वो अचानक इतना बेपरवाह कैसे हो गया? और ये सूट तुम पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते। इतना कहकर शेन शियाओ मुड़ी और वहां से जाने लगी। शियाओ यीचिन घबराकर उसे रोकने दौड़ा, लेकिन उसने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उधर जैसे ही मैंने फोन उठाया, दूसरी तरफ से शेन हाओशुआन की भावुक आवाज सुनाई दी। आचेंग, आखिरकार तुमने मेरा फोन उठा लिया। मुझे लगा था अब तुम कभी मुझसे बात नहीं करोगे। उसने भारी आवाज में कहा। आचेंग, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहन तुम्हें पूरे 8 साल तक छिपाकर अपने साथ रखेगी। तुमने इतना सब कुछ अकेले सहा और किसी से कुछ कह भी नहीं पाए। मैं हमेशा सोचता था कि शेन शियाओ के साथ मेरा अतीत हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। उसकी शादी हो जाएगी, वो अपनी यादों में खो जाएगी और हमारे रिश्ते के बारे में कभी किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने शांत आवाज में कहा, हाओशुआन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती सिर्फ मेरी थी। मैं प्यार में इतना अंधा हो गया था कि कुछ देख ही नहीं पाया। अब जबकि तुम्हारी बहन का असली प्यार, उसका व्हाइट मूनलाइट वापस आ गया है, तो मेरे जैसे एक स्टैंड इन को रास्ते से हट जाना ही चाहिए। शेन हाओशुआन ने तुरंत कहा, नहीं आचेंग, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। गलती सिर्फ मेरी बहन की है। आज जब उसे पता चला कि तुम सच में किसी और से शादी कर रहे हो, तो उसने अपनी शादी ही रद्द कर दी और कह रही थी कि वो तुम्हें वापस लाने जाएगी। शायद इस वक्त तक वो जिन सिटी के लिए निकल भी चुकी होगी। वो कुछ पल रुका, फिर बोला, मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानता हूं। हो सकता है वो एक अच्छी बहन हो, लेकिन प्यार के मामले में उसने तुम्हारे साथ जो किया, उसके बाद वो तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। हमारे पूरे शेन परिवार पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। माँ, पापा और मैं, हम सब तुम्हारे सामने खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं। यह सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ कि शेन शियाओ ने सच में अपनी शादी रद्द कर दी, लेकिन मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। जिस दिन मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया था, उसी दिन से वो मेरे लिए मायने रखना बंद कर चुकी थी। उस वक्त मैंने नीचे देखा। सु वानशिंग मेरे सामने बैठी थी।
कुछ देर पहले मैंने अंगीठी के पास बैठते हुए सिर्फ एक बार हल्की सी खांसी की थी, और बस उसी वजह से वो मेरे लिए ताजे गुलाबी संतरे छील कर ला चुकी थी। उनकी छोटी सी परवाह देखकर मेरे दिल में एक गर्माहट सी भर गई। मैंने फोन पर शेन हाउशवान को दिलासा दिया, जो बीत गया उसे बीत जाने दो। अब मुझे एक बहुत अच्छी इंसान मिल चुकी है, हाउशवान। मुझे यकीन है हम दोनों अपनी अपनी जिंदगी में खुश रहेंगे। अगली सुबह मैं और सु वानशिंग साथ में मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचे। वो मुस्कुराकर बोली, मैं तुम्हें जिंदगी की सबसे शानदार शादी देना चाहती हूं, इसलिए पहले हम शादी का सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और बाद में पूरी धूमधाम से शादी करेंगे। मैंने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और पहली बार अपने आने वाले कल का दिल से इंतजार करने लगा। जैसे ही मैं और सु वानशिंग मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस के अंदर जाने वाले थे, अचानक बगल से शेन शियाओ दौड़ती हुई आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे और उसकी हालत बेहद खराब लग रही थी। वो हांफते हुए चिल्लाई, आचेंग, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम उससे शादी नहीं कर सकते। सु वानशिंग ने भौहें सिकोड़ ली। उन्होंने तुरंत मुझे अपने पीछे कर लिया। उसी समय हमारी कार के बॉडीगार्ड भी बाहर निकल आए। उन्होंने मेरी सुरक्षा के लिए हमें चारों तरफ से घेर लिया। सु वानशिंग ने मेरी तरफ देखकर पूछा, आचेंग, ये कौन है? क्या तुम इन्हें जानते हो? मैंने शांत स्वर में सिर हिलाया। हाँ, कुछ हद तक। ये मेरी पूर्व बॉस है। मेरी ये बात सुनते ही शेन शियाओ जैसे पागल हो गई। वो तुरंत बोली, नहीं, हमारा रिश्ता सिर्फ बॉस और कर्मचारी का नहीं था। आचेंग, प्लीज मुझसे नाराज मत रहो। हम पूरे 8 साल साथ रहे हैं। मैं उसकी तरफ देखकर व्यंग्य से मुस्कुरा दिया। 8 साल साथ रहे? क्या बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा तुम्हारी दोस्त ने कहा था कि मुझे अंधेरे में छिपा कर रखा गया और सिर्फ एक स्टैंडिंग की तरह इस्तेमाल किया गया? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, और एक बात बताओ मिस शेन, हमारे आसपास मौजूद इन लोगों में कौन है जो ये साबित कर सकता है कि हमारा कभी कोई रिश्ता था? ये सुनते ही शेन शियाओ का चेहरा सफेद पड़ गया। धीरे से बोली, तो तुमने उस दिन सब कुछ सुन लिया था? फिर वो जल्दी जल्दी समझाने लगी, आचेंग, मैं सब समझा सकती हूं। पहले मैं बहुत बेवकूफ थी। मैं अपने ही दिल को नहीं समझ पाई। जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तब तुम बहुत छोटे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं प्यार थी या सिर्फ बड़ी बहन जैसा लगाव। फिर शियाओ यीचिन मेरी जिंदगी में आया। उसकी शक्ल तुमसे इतनी मिलती थी कि मुझे लगा मैं उसी से प्यार करती हूं। लेकिन जब वो विदेश चला गया, मैंने कभी उसके पीछे जाने की कोशिश नहीं की, नहीं उसे रोकने की। फिर तुम बड़े होकर मेरे साथ काम करने लगे। तभी उसकी आवाज कांपने लगी। जब मुझे पता चला कि तुम किसी और से शादी करने वाले हो, तभी मुझे समझ आया कि जिस इंसान ने शुरू से मेरे दिल की धड़कनें बढ़ाई, वो हमेशा सिर्फ तुम थे। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। क्या तुम्हें सच में पता है कि तुम किससे प्यार करती हो? क्या तुमने कभी अपने दिल की बात ठीक से समझी भी है? दूसरों से झूठ बोलना अलग बात है, लेकिन खुद को धोखा मत दो। शेन शियाओ की आंखों में दर्द भर आया। नहीं आचेंग, इस बार मैं सच में सब समझ गई हूं। देखो, मैं अपनी शादी छोड़कर तुम्हारे पास चली आई हूं। क्या इससे यह साबित नहीं होता कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं? उसने कांपते हुए मेरी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मैं एक कदम पीछे हट गया। मैंने शांत स्वर में कहा, बहुत देर हो चुकी है। जो टूट चुका है उसे जोड़ा नहीं जा सकता। अगर अब तुम्हें अपने प्यार का एहसास भी हो गया है, तो भी मुझे तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए, क्योंकि अब उसकी कोई कीमत नहीं बची। मैं कुछ पल रुका, फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, और हमारे बीच जो वादा था उसे अपने हाथों से तोड़ने वाली भी तुम ही थी। मेरी बात सुनते ही उसे वो टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स याद आ गया। उसने दर्द से अपने बाल पकड़ लिए, जैसे काश वो समय में पीछे जाकर अपनी पुरानी गलती सुधार पाती। मैंने बिल्कुल शांत आवाज में कहा, अब तुम्हें जाना चाहिए। इतने साल तुमने हमारे रिश्ते को छिपा कर रखा। जियांगचेंग में आज तक किसी को यह तक नहीं पता कि हम कभी साथ थे। यही सब खत्म कर देते हैं। आज के बाद न तुम मुझ पर कुछ उधार हो, न मैं तुम पर। इतना कहकर मैंने सु वानशिंग की कमर में हाथ डाला और उनके साथ आगे बढ़ गया। पीछे से शेन शियाओ की रोती हुई आवाज आई, मैं अभी साबित कर सकती हूं। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुम ही वो अकेले आदमी हो जिससे मैं शादी करना चाहती थी। आचेंग, मत जाओ प्लीज, मुझे सिर्फ एक मौका और दे दो। वो हमारे पीछे दौड़ने लगी, लेकिन बॉडीगार्ड तुरंत उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। उसी समय ची तेज ब्रेक लगने की आवाज गूंजी। एक टैक्सी हमारे सामने आकर रुकी। उसमें से शियाओ यीचिन भागता हुआ बाहर निकला। जैसे ही उसने शेन शियाओ को इस हालत में देखा,
उसकी पहली प्रतिक्रिया मुझे गाली देने की थी। झांगशेंग, तुम तो सच में बड़े चालाक निकले, एक बेशर्म रखैल की तरह। तुम सोचते हो कि ऐसी सस्ती चालें चलकर तुम शियाओं के दिल में मेरी जगह ले लोगे? मेरे बगल में खड़ी सु वानशिंग ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। उन्होंने शांत लेकिन तीखे स्वर में कहा, अभी मेरे पति की बात सुनकर मुझे लगा था कि शायद सच में कोई ऐसा आदमी होगा जिसकी शक्ल उनसे थोड़ी मिलती होगी, लेकिन अब सामने देखकर समझ आया कि सिर्फ चेहरा थोड़ा मिल जाने से कोई इंसान एक जैसा नहीं हो जाता। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी भाषा, सब कुछ बेहद घटिया है। तुम मेरे पति के 10वें हिस्से जितने भी अच्छे नहीं हो, और फिर भी तुम खुद की तुलना उनसे करने की हिम्मत रखते हो। मिस शेन, आपकी पसंद सच में बहुत खराब है। ये सुनते ही शियाओ यीचिन का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। वो काफी देर तक हकलाता रहा, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आखिर में वो बेबस होकर शेन शियाओ की तरफ देखने लगा, जैसे उससे उम्मीद कर रहा हो कि वो उसका साथ देगी। लेकिन अगले ही पल शेन शियाओ ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाक! वो गुस्से से चिल्लाई, आचेंग के बारे में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुम होते कौन हो उसके बारे में ऐसी घटिया बातें करने वाले? शियाओ यीचिन ने अपना गाल पकड़ लिया। उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। तुमने मुझे मारा? अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने जेब से एक मेडिकल रिपोर्ट निकाली और शेन शियाओ के सामने फेंक दी। क्या तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे बच्चे का बाप बनने वाला नहीं, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या न हो। अब तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। पहली बार शेन शियाओ के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दी, लेकिन वो रिपोर्ट देखने के बजाय घबराई हुई नजरों से मेरी तरफ देखने लगी। आचेंग, मेरी बात सुनो। हर बार हमने पूरी सावधानी बरती थी। ये कैसे हो सकता है? क्या तुमने कोई चाल चली थी? हरामजादे, मैं पहले ही उनके गंदे रिश्ते की सच्चाई जान चुका था, लेकिन उन्हें इस हालत में देखकर मुझे फिर भी घिन आने लगी। अब शेन शियाओ सिर्फ दिल से ही नहीं, अपने शरीर से भी पूरी तरह दागदार हो चुकी थी। चाहे उसे कितनी भी शर्मिंदगी हो, चाहे वो कितना भी पछताए, वो फिर कभी वो मासूम लड़की नहीं बन सकती थी जिससे मुझे कभी प्यार हुआ था। मैंने बिना कुछ कहे अपनी नजरें उनसे हटा ली। अब उनके बारे में सोचने की भी मेरे पास कोई वजह नहीं बची थी। शेन शियाओ की आवाज डर से कांप रही थी। आचेंग, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार दूंगी। अभी इसी वक्त इस बच्चे को गिरा दूंगी। बस तुम मेरा इंतजार करो। मैं किसी दूसरे आदमी के बच्चे को कभी जन्म नहीं दूंगी। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं सु वानशिंग की ओर मुड़ा और धीमे से कहा, सॉरी, तुम्हें बेवजह ये तमाशा देखना पड़ा। सु वानशिंग ने हल्के से मेरा हाथ दबाया और मुस्कुराकर बोली, घटिया लोगों की गलतियों के लिए मेरे पति को खुद को दोष देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब चिंता मत करो, आज के बाद मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। कोई भी दोबारा तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। हम दोनों साथ में सिविल अफेयर्स ब्यूरो के अंदर गए, अपनी तस्वीरें खिंचवाई और फिर शादी का सर्टिफिकेट ले लिया। जब मैंने उस लाल रंग की मैरिज बुक में सफेद शर्ट पहने अपनी मुस्कुराती हुई तस्वीर देखी तो मेरे दिल में एक सुकून भरी खुशी फैल गई। वो खुशी बहुत साधारण थी, लेकिन पहली बार मुझे लगा कि यही असली खुशी है। हमने अपनी शादी का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। कुछ ही देर में दोस्तों की बधाइयां आने लगी। शेन हाओशुआ ने भी पोस्ट लाइक की। उसने सिर्फ एक कमेंट किया, बधाई हो आचेंग, उम्मीद है अब तुम जिंदगी भर खुश रहोगे। मैंने तुरंत उसे फोन मिला दिया। फोन उठाते ही मैं हंसकर बोला, हाओशुआन, सिर्फ बधाई देने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरी शादी में बेस्ट मैन बनना पड़ेगा। और हाँ, शगुन भी अच्छा खासा चाहिए। वो हंसते हंसते रो पड़ा, बिल्कुल, मैं तुम्हारा बेस्ट मैन जरूर बनूंगा और तुम्हारी शादी को जिंदगी की सबसे यादगार शादी बना दूंगा। कुछ समय बाद मेरी और सु वानशिंग की भव्य शादी का दिन आ गया। शेन हाओशुआन, मिस्टर शेन और मिसेज शेन भी शादी में आए। मुझे बाद में पता चला कि शेन शियाओ भी शादी में घुसने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जियांगचेंग के बड़े घरानों के लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उनके लिए यह सोच भी हास्यास्पद थी कि वो राजधानी के सबसे अमीर सु परिवार से टक्कर ले सकती है। ऊपर से सु वानशिंग ने सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए थे कि शेन शियाओं के लिए अंदर घुसने का जरा सा भी मौका नहीं था। जब हम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना रहे थे, मैंने धीरे से सु वानशिंग से वो सवाल पूछा जो काफी समय से मेरे मन में था, तुमने मुझे ही क्यों चुना? सु वानशिंग मुस्कुराई। उन्होंने मेरे हाथ से माइक्रोफोन लिया और पूरी दुनिया के सामने ऊंची आवाज में कहा,
सही इंसान को पहचानने के लिए सालों की पहचान जरूरी नहीं होती। चाहे हम पहले कभी मिले भी न हो, चाहे हमारे बीच कितनी भी दूरी रही हो। जिस पल मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी, उसी पल मुझे समझ आ गया था कि मैं जिस इंसान का इंतजार कर रही थी वो तुम ही हो। इतने लोगों के सामने उनका यूं इजहार मोहब्बत सुनकर मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया, लेकिन अगले ही पल वो मुस्कुराते हुए मेरी बाहों में आ गई और मेरे होठों पर एक हल्का सा चुंबन रख दिया। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि आखिरकार मुझे मेरी जिंदगी की असली खुशी मिल चुकी है। शादी खत्म होने के बाद जब हम अपनी वेडिंग कार में बैठकर जा रहे थे, तभी किसी तरह बंधनों से निकलकर शेन शियाओ हमारी कार के पीछे पागलों की तरह दौड़ने लगी। वो बार बार मेरा नाम पुकार रही थी, लेकिन मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद अगली बार जब मुझे शेन शियाओ की खबर मिली, तो पता चला कि वो अस्पताल के बिस्तर पर पड़ी थी। उसके शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो चुका था। मेरी शादी के बाद शियाओ यीचिन ने पूरे जियांगचेंग में ये बात फैला दी कि शेन शियाओ उसके बच्चे की मां बनने वाली है। वो इस बात का दबाव बनाकर शेन परिवार को मजबूर करना चाहता था कि शादी उसी से कराई जाए। ऊपर से शेन शियाओ ने उसकी बात मान ली, लेकिन अंदर ही अंदर वो उससे नफरत करने लगी थी। उसे लगता था अगर शियाओ यीचिन वापस नहीं आया होता तो मैं कभी उसे छोड़कर नहीं जाता। बाद में जब शियाओ यीचिन उसे प्रेगनेंसी चेकअप के लिए अस्पताल लेकर गया, तो शेन शियाओ ने चोरी छिपे एक गैरकानूनी डॉक्टर का इंतजाम किया। उसने बच्चे का गर्भपात करवा दिया। इतना ही नहीं, उसने शियाओ यीचिन को बेहोश करने वाली दवा देकर उसकी मर्दानगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। ये सच्चाई शियाओ यीचिन बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो हर रोज शेंग ग्रुप के बाहर छिपकर मौका ढूंढता रहता। फिर एक दिन उसे मौका मिल गया। उसने जानबूझकर अपनी कार सीधी शेन शियाओ के ऊपर चढ़ा दी। शियाओ यीचिन गिरफ्तार हो गया। उसे जेल की सजा मिली और शेन शियाओ को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन वो आज तक होश में नहीं आई। शेन ग्रुप का सबसे बड़ा सहारा खत्म हो चुका था। अब पूरी कंपनी की जिम्मेदारी अकेले शेन हाओशुआन के कंधों पर आ गई। ये सारी बातें सुनकर मेरे दिल में न गुस्सा था, न खुशी, बस एक हल्की सी उदासी रह गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सु वानछिंग अपने हाथों से मेरे लिए खाना बना रही थी। मैं चुपचाप उनके पीछे गया और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया।